हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिंदी में लेसन नंबर 4 वर्णिका का पढ़ेंगे नगर। चैप्टर का नाम है नगर, जिसके लेखक हैं सुजाता। क्लियर है? देखिए, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। 1 नंबर का सवाल आपको यहां से आएगा कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। एस रंगराजन। इसका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को 1 नंबर का सवाल यहां से भी आएगा। में चेन्नई में तमिलनाडु में हुआ। यहां से भी 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि एस रंगराजन का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो चेन्नई के किस? तमिलनाडु में। क्लियर है? अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा उन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। उनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई सुजाता जी की। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे हैं। इनके कुछ उपन्यास चलचित्र भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें कैर इलान सोनबेकप्पू, कनवूत, तोलिल साले आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए हैं। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बताइए नगर कहानी जो है किससे ली गई है? तो यह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। से यह सांबर संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के जमुना है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा कि बताइए नगर जो कहानी है वो इसके अनुवादक कौन है? तो के जमुना है नगर का। अब चलिए देखिए, आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर पे ध्यान दें। कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल अवश्य रहेगा कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? मदुरै। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। ठीक है, जो दूसरी राजधानी है। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध मतलब बड़े वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। कहाँ? मदुरै में। ठीक है। निजाम लेडी तंबाकू, एके ब्रांड ब्रेसियर्स, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है। अब यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि निजाम लेडी तंबाकू, एके ब्रांड ब्रेसियर्स, सावधान, ये किसकी लेखक है? या पूछ लेगा क्रांति की आग भड़क रही है किसकी लेखक है? ठीक है, या किसने लिखा है? खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान यानी कपड़ों का सागर। ये देखिए डेट दिया हुआ है 30/9/1973 को। नास्तिक लोग आपकी हड्डियों को लेकर चलेंगे। ये सब कहानी है। ठीक है। नास्तिक उसी को कहा जाता है जिसका कोई धर्म नहीं होता है, उसे नास्तिक कहते हैं। वो किसी भी धर्मों को पालन नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। क्लियर है? मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के समान मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टीटनस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। क्लियर है? पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र सभी स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। अब है खादीधारी लोगों का एक जुलूस जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा। महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बेगय नदी का पुल, यही है मदुरै। ये मदुरै की अभी कहानी चल रही है। और सब तुम लोग खत्म कर दो, ठीक है ना? हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। तुम लोग आता है बस शुरू हो गया प्यास। नगर में है वल्ली अमाल। अब यहां से 1 नंबर का सवाल पूछेगा कि नगर कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो नगर कहानी की प्रमुख पात्रा है वल्ली अमाल। ठीक है।
लड़की पपाती के साथ मदुरै बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा एक मिनट, यहाँ इस कहानी का प्रमुख पात्रा के नाम लेगा तो वल्ली अमाल नहीं, पपाती होगा। ठीक है, पापती लिखा हुआ है, पापपाती। इस कहानी की प्रमुख अगर देखा जाए तो क्या होगा, पापती प्रमुख पात्रा, जो मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापती को बुखार था। एक नंबर का सवाल यहां से कि पपाती को पहले दिन क्या था, बुखार। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। क्लियर है। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर के झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ पपाती को लेकर के। बल्ली अमाल को बोला गया। बल्ली अमाल उसकी माँ है। ठीक है। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, जिसपे मरीज को सुलाया जाता है उसको स्ट्रेचर कहते हैं। अब पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उसे घेर करके खड़े हुए थे पपाती को। क्लियर है। पपाती लगभग 12 साल की थी। एक नंबर का सवाल यहाँ से भी रहेगा। पहला सवाल तो नगर की प्रमुख पात्रा कौन है, तो नगर की प्रमुख पात्रा पपाती है। ठीक है। और जिसकी माँ जो है बल्ली अमाल है। और यह एक कैसी कहानी है, तो मदुरै की कहानी है। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी पपाती की, और नाक की लौंग में जड़े मामूली नागिने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। यानी नाक की नथनी जो है पहनी हुई थी पपाती। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था, तिरछा सा तिलक लगा हुआ था। इसका मतलब तिरछा होता है। ठीक है। छाती तक चादर ओढ़ी हुई थी। उसमें बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। एक नंबर का सवाल यहाँ से भी पूछा जाएगा, पपाती किस कारण बेहोश पड़ी थी, बुखार के कारण। क्लियर है। सवाल देगा ऑप्शन में बुखार के कारण, बी में देगा सिर दर्द के कारण, डी में देगा पेट में चक्कर देने के कारण। अच्छा पेट में चक्कर नहीं देता है ना। यही तो देखना चाह रहे थे कि कितने लोग कहानी को ध्यान से सुन रहे है ना। उसका मुंह खुला हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा। किसकी, पपाती की। खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। और बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा पाकर लौटे थे, विदेश से। स्नातकोत्तर को पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को ही स्नातकोत्तर कहा जाता है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन होता है और स्नातकोत्तर मतलब पीजी होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। कक्षाओं को वो पढ़ाते थे। वो जो बड़े डॉक्टर थे, एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछेगा कि बड़े डॉक्टर कहाँ से लौटे थे, विदेश से शिक्षा पा करके लौटे थे, और वह स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाते भी थे। वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे, जो बड़े डॉक्टर थे। ठीक है। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस नोटिस दी। उसके बाद फिर यहां डॉट डॉट है। यानी कि बड़े डॉक्टर ने क्या कहा कि यह जो पपाती को बुखार नहीं है, यह मेनिंजाइटिस है। क्या है, मेनिंजाइटिस। आपका सवाल यहां से पूछेगा कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी घोषित किया था, मेनिंजाइटिस। क्लियर है। ऐसे जनरली तौर पे अगर पूछेगा तो बल्ली अमाल को क्या था, तो बुखार था। लेकिन अगर बुखार ना देगा तो फिर मेनिंजाइटिस देगा। क्लियर है। बल्ली अमाल ना समझ में आने वाली उसकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित हो गई और अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। चूंकि बल्ली अमाल जो महिला थी वो काफ़ी अनपढ़ थी, पढ़े लिखे नहीं थी। ठीक है। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑफ्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों को भीतरी भाग का परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है या नहीं हिलती है। फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली। फटाफट सब लोग डॉक्टर आए और चेक किए और अपनी अपनी कॉपी पे नोट कर लिया किसे क्या क्या बीमारियां हैं। ठीक है। बड़े डॉक्टर बोले कह दीजिए कि इसे एडमिट कर लें। बड़े डॉक्टर बोले छोटे डॉक्टर को कह दीजिए कि इसे एडमिट कर लें। पीछे वाला थोड़ा सतर्क रहेंगे। कल ही आपको समझाया गया था लेकिन समझ नहीं रहे हैं, तो आज आपकी आखिरी दिन है। ठीक है, समझ गए ना। बल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा और डॉक्टरों में एक बोला माताजी। डॉक्टरों ने एक क्या बोला, माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा।
वहाँ सब बड़े जो डॉक्टर जो लोग थे, जितने भी सारे थे, वो सबको पपाती को देख रहे थे। सब अपने अपनी कॉपी पे नोटबुक किया, और नोटबुक करने के बाद उन्हें क्या क्या कि इसे जल्दी से भर्ती कराओ, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हैं, और डॉक्टर ने वह किसको, वल्ली अमाल को, वल्ली अमाल कौन थी, पपाती की माँ थी। अब पपाती की माँ को इशारा किया कि वह जो सज्जन बैठे हैं, है ना, व्यक्ति जो बैठे हैं, उनके पास जाइए, आपकी चीट कहाँ है। जब वो महिला जाती है, उसकी माँ जाती है, वल्ली अमाल चीट लेकर के जाती है वहाँ उस सज्जन के पास जो बैठे हैं, तो वो पूछता है आपकी चीट कहाँ है। अब अस्पताल में जाते हैं तो पहले क्या मिलता है, नंबर लगाने के लिए कुछ दिया जाता है, चीट पुर्जा, है ना, वो देखते हैं। तो कहा चीट कहाँ है, वल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वे दे देंगे। अरे यार तू चल बाबूजी इस तरफ से कोई होगा वहाँ पे। वल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए जाकर के कहा वल्ली अमाल ने कि बाबूजी क्या मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं देखूंगा। बड़े डॉक्टर धनशेखरन से कहें कि यह केस को मैं खुद से देखूंगा, क्योंकि मेनिंजाइटिस को देखने में काफ़ी माहिर थे बड़े डॉक्टर, जो विदेश से लौट करके आए थे। मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन यानी वल्ली अमाल को समझा दिए, और वो डॉक्टर धनशेखरन जो है बड़े डॉक्टर के पीछे जाने लगे। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल की ओर देखा। श्रीनिवासन जो वहाँ पे जो डॉक्टर ने थी उसके लिए, है ना, और वल्ली अमाल की ओर देखा। उन्होंने कहा अम्मा इधर आओ। वल्ली अमाल को बुलाया श्रीनिवासन जी ने। तुम्हारा नाम क्या है? वो कौन पूछ रही है? श्रीनिवासन, जो वहाँ के डॉक्टर के एक लेडीज जो डॉक्टर हैं। अरे वो हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे। मतलब वो डॉक्टर ने जैसे ही पूछ रही है श्रीनिवासन कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई वहाँ पे कोई कुछ गिरा दिया होगा, तो वो बोल रहे होंगे कि अरे हरामजादे वो रजिस्टर उठा दे। ठीक है। उसके बाद तो जब नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलती है? वल्ली अमाल। क्या नाम बताई? वल्ली अमाल। पेशेंट का नाम क्या है? श्रीनिवासन पूछा पेशेंट का नाम क्या है? तो पेशेंट का नाम भी क्या कह रहा है, क्या कह रही है वल्ली अमाल? वे मर चुके हैं। अब पेशेंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा वल्ली अमाल को कि पेशेंट मतलब होता क्या है, क्योंकि वो अनपढ़ महिला थी। तो वल्ली अमाल से जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो तो बता दी अपनी नाम कि वो मेरा नाम वल्ली अमाल है। पेशेंट का नाम क्या है? तो वो कह रहे हैं क्या? वे मर चुके हैं। यानी वे मर चुके हैं कौन? वल्ली अमाल की पति मर चुके हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन उसके बारे में तो नहीं ना पूछ रहे हैं। पेशेंट यानी रोगी कौन है बताना चाहिए था पपाती। क्लियर है? श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी का नाम क्या है? किसे भर्ती करना है? तो वो कह रही है मेरी बेटी को भर्ती करना है। नाम क्या है? जी वल्ली अमाल। नाम वल्ली अमाल था? नहीं। क्या नाम था? पपाती। क्या मजाक कर रही है? श्रीनिवासन बोलती है तेरी बेटी का नाम क्या है? तब बोलती है मेरी बेटी का नाम पपाती है। क्लियर है? पपाती, हे ईश्वर ये ले, इस चीट को लेकर सीधे चली जा। चीट देती है श्रीनिवासन और कह रही कि सीधे चली जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, वो लोग से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें ये चीट दे देना। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल को चीट दिया और दे करके भेज दिया। ठीक है। तो फिर बोली बच्ची का क्या होगा? वल्ली अमाल पूछ रही है। बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे। तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यह विजय रंगम कौन है? तू जा, यहाँ विजय रंगम कौन है? वो श्रीनिवासन जो है से वल्ली अमाल को भेज दिया और बोला कि यहाँ विजय रंगम कौन है। वहाँ कुछ आपस में कुछ पूछ रहे होंगे। वल्ली अमाल पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की लंबी कतार देखकर और वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलने लगा। अब हॉस्पिटल में थोड़ा सा बदबू आती ही है दवा की। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। वल्ली अमाल का जो पति था मर गया था, उस पर काफ़ी गुस्सा आया कि अगर वो होते तो आज इतना हमको दौड़ना नहीं पड़ता। वह चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, जहाँ उसको जाना था, जहाँ भेजा गया था, वो चीट ली और वहाँ चली गई। वो देखा कि कुर्सी खाली है। उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कहा। कनखियों से उस चीट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो। उन्होंने कहा कि माँ जी
तनिक सा ठहरो, वो आ जाएंगे, अभी कहीं गए हुए हैं। कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया कि जो खाली कुर्सी है वो आ जाएंगे, अभी बैठिए। वल्लीअमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। तेजी से उसको एहसास हुआ कि हमारी बेटी शायद सही नहीं है। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न से अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। अब वो अचंभव में रह रही है कि हम यहाँ लौट जाएं या रुकें। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी, और वो पूछ भी नहीं रही थी जो व्यक्ति वहाँ बैठे थे कि क्या उनको आने में देर लगेगा। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे, है ना। जो वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले जो सज्जन थे वह भांजे को भर्ती करा करके आराम से लौटे। वो भर्ती कराने गए थे अपने भांजे को। आकर कुर्सी पर बैठे उन्होंने 3 बार नसवार ली, यानी थोड़ा सा, है ना। फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांटकर नथुनों में डालकर सुसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों का लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। आकर के बैठे थोड़ा सा डरिया करके और बोले कि देखो भाई, तुम लोग ऐसे मत रहो, लाइन बना करके कतार में चलो, ठीक है, खड़े होने चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वल्लीअमाल के हाथ की चीट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। 30 मिनट हुआ, जब उसकी लाइन आई, टाइम आया, तो चीट ले लिया गया वल्लीअमाल से, और जो बैठे थे चेयर पे, ऐसा उसको लगा कि जल्दी से अपने से छीन लिया। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, और चीट लिया और इसने बोल रहे हैं क्या वल्लीअमाल को कि इस चीट पे डॉक्टर साहब का दस्तखत नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा के लाओ, तब आगे प्रोसेस बढ़ेगा। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? कौन बोल रही है? वल्लीअमाल। तू कहाँ से आई है? मुनांडी पट्टी से। अब इसको बताना चाहिए कि हमको वो डॉक्टर ने भेजे हैं, लेकिन ये अपना गांव का नाम बता रही है कि वल्लीअमाल कहाँ के। अब 1 नंबर का सवाल यहाँ से ही पूछेगा कि वल्लीअमाल कहाँ की रहने वाली है या पपाती कहाँ की रहने वाली है। मुनांडी पट्टी से। अच्छा, मुनांडी पट्टी से कहकर क्लर्क जोर से हंसे और फिर बोले, अपनी वह चीट मुझे दे दे। ठीक, उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? वे कह रहे मर चुके हैं। वल्लीअमाल क्या बोले? वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। ठीक है, समझ गए ना। उसकी समझ नहीं आया कि वह क्या करे, महीने में कितने रुपए कमाती है। तब वो बोली, जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है। क्या मिलता है? धान। आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरे मौके पर बाजरा आदि और रागी मिलता है। बाजरा के बारे में आपको दिखाया गया था, और रागी का मतलब होता है मड़ुआ। रागी मतलब क्या होता है? मड़ुआ होता है। ठीक है, मड़ुआ में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, समझ गए। रुपए नहीं मिलते। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपये लिख देता हूं। 1 नंबर का सवाल यहां से भी कि वल्लीअमाल का वेतन कितना लिखा गया था? 90 रुपये। 1 महीने में 90 रुपये लिखा गया, तो साल का कितना पूछ। अब मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि बताइए नगर कहानी में वल्लीअमाल की 1 साल में उसका वेतन कितना था? 90 से 12 में गुना कर लेंगे। 12 में 108, 10 तो 80 रुपया होगा। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। घबरा मत, तुझे पैसे नहीं लगेंगे। ले इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। डायरेक्शन सब लिखा रहता अस्पताल में, लेकिन वो अनपढ़ महिला है, उसको बोला गया कि बाएं तरफ जाकर के मुड़ जाना। दीवार पर तीर का निशान बना होगा। उन्होंने समझा दिया कि दीवार पर तीर का निशान बना होगा, बाएं जाकर के मुड़ जाना, आगे जाकर के। वहां से तू 48 नंबर कमरे में चली जाना। 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी क्लियर है कि वल्लीअमाल को वो जो कुर्सी पे बैठे सज्जन थे वो कितने नंबर कमरे में जाने को कहा था? 48 नंबर। वल्लीअमाल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे, अब यानी कि यहाँ क्लर्क ने वल्लीअमाल को कितने नंबर कमरे में जाने को कहा था? तो 48 नंबर। उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंके में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी, पढ़े लिखे न होने के कारण। ठीक है, फिर पढ़ना नहीं जानती थी, वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे कितने नंबर कमरे में जाना है? 48 नंबर कमरे में जाना है। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते
हुए उसे डर लग रहा था कि पूछेंगे तो डांटेगा। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों की एक स्ट्रेचर पर ले जाते देखा, है ना। एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। स्ट्रेचर जो रोगी को ले जाया जाता है ना। दोनों की नाक में नली लगी हुई थी, नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाला बर्तन से सांभर मिला भात ले जा रहा था। ले जा रहा होगा खाने के लिए, सांभर इडली डोसा वाला मिला हुआ। सफ़ेद टोपीदारी लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार के सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप जिसे धड़कन चेक किया जाता है बॉडी का, है ना, जिसको आला कहते हैं, माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय कॉफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ रहे थे और जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे, उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। और वहाँ पे एक आदमी था जो पीले रंग का चीट पहले से लिया हुआ था। अब वही आराम से वहाँ पे वल्लीमाल गई और उसी इंसान को इसने चीट दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख लिया। वो देखा भी नहीं चीट और रख लिया। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वल्लीमाल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। इस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी। वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चीट पर पपाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई है? ले, इसे लेकर सीधे चली जा। और उसने क्या कह दिया कि इसे यहाँ क्यों लाई है, इसे लेकर के सीधे चली जा। और वह चीट वल्लीमाल को वापस दे दी। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा, अमलराज, माता जी को 48 नंबर कमरे दिखा दा। कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम था अमलराज। कहा माता जी को 48 नंबर कमरे दिखा दो। वल्लीमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे कोई व्यक्ति थे, वो उन्होंने क्या कहा कि इस आदमी के पीछे चले जाओ, ये 48 नंबर कमरे में ही जा रहे हैं। उसे अमलराज के पीछे पीछे भाग कर जाना पड़ा। वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वल्लीमाल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीट अपने हाथ में ले ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। ध्यान से देखने पर पाया कि बहिरंग रोगी विभाग से आई हो। और उन्होंने क्या पूछा कि कहाँ से आई हो? बहिरंग विभाग रोगी विभाग से आई हो। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, उसको समझ में ही नहीं आया। चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, सारी बेड फुल हो चुका था। कल सुबह ठीक 7:30 बजे आना, समझी? ऐसा कह करके वहाँ से वल्लीमाल को भेज दिया गया। बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना होगा, सीधे यहीं आ जाना, समझी? समझा रहे हैं। उस कमरे से बाहर आते ही वल्लीमाल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे अकेला छोड़कर आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अब लौट भी नहीं पा रही कि हमारी बेटी है कहाँ पे, कौन से कमरे में है। ठीक, अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता नहीं पा सकी, यानी कि अपनी बेटी के पास भी नहीं पहुंच सकी। इस कहानी से अभी यहाँ तक कि आपको यही पता चल रहा होगा कि अनपढ़ होना कितना गुनाह है। अगर वल्लीमाल पढ़ी होती तो ऐसा भुगतना पड़ता क्या? नहीं। उसने डॉक्टरनी के पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई कि जहाँ से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी, वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ, मुझे वहीं जाना है। ठीक है। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। जब वहाँ बताई तो वहाँ पे मुख्य जो गेट था वहाँ पे ताला लगा था। उसका मामूली सा डर भीषण में बदल गया, भीषण भय की भावना में बदल गया। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोते देख आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर के रोने को कहा, इधर कार हो जा, उधर जाकर वो। अब अस्पताल में कोई किसी को पहचानता थोड़ी रहे, समझ गए।
डांट करके भगा दिया। वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध सामना सहज स्वाभाविक लगा था। पपाती पपाती बेचारी चिल्ला रही है, रो रही है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता था। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजे पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे के अस्पताल के भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। अब थोड़ा पपाती का वल्ली अमाल को लग रहा है कि अब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वह दरवाज़ा बंद था। वहाँ जब गई तो वहाँ दरवाज़ा ही बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अभी भी स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी और वहाँ पे दिख गया वल्ली अमाल को पपाती। बाबूजी जरा दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। वहाँ से कह दिया कि ठीक कितना बजे आना? 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। लोग जब वहाँ गई अपनी बेटी के पास तो दरवाज़ा बंद था। उन्होंने क्या कह दिया कि अब ठीक 3 बजे आना, सब दरवाज़ा बंद हो चुका है, बाद में आना। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही। उसकी भाषा वल्ली अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूम कर उसने उनके लिए दरवाजे खोला। ठीक है, किसी व्यक्ति को कहा, रिक्वेस्ट की होगी। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। क्लियर? बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों को कक्षा समाप्त करके एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की वो चल दिए। बड़े डॉक्टर विदेश से लौट कर आए थे और अपने जो उसके जो छात्र थे उनको पढ़ाते थे। ठीक है, उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था, उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उसे अच्छी तरह याद था बड़े डॉक्टर को। और उन्होंने कहा था ना कि जाओ भर्ती करवा दो। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट कराने को कहा था। 12 साल की वह लड़की है, कहाँ गई? अब बड़े डॉक्टर पूछ रहे हैं कि वो बड़े साल की जो लड़की थी। अब 1 नंबर का सवाल, पपाती कितने वर्ष की थी? 12 साल की। ठीक है, डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ है। अब जो छोटे डॉक्टर थे उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई आज रोगी जो है से एडमिट नहीं हुआ है, जबकि उनको तो पता था। क्या एडमिट नहीं हुआ है? बड़े डॉक्टर घबरा गए, गुस्से हो गए, क्या कि उनको एडमिट, उनका केस देखना काफ़ी दिलचस्पी थी मेनिंजाइटिस का। मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था, अलग से, यानी पर्सनल, कि इस केस को मिस कोई नहीं करेगा। बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? धनशेखरन को नहीं कह के भेजाए थे कि जाओ इसे एडमिट करवा दो? याद है डॉक्टर साहब। पाल, तुम्हें याद है? आप जाकर पता करके आइए इस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। बड़े डॉक्टर ने कहा। किससे? पाल से। क्लियर है? पाल सीधे नीचे गया और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट लिख कर चीट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की जगह भी नहीं है। ठीक है, स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। और क्या कहा पाल कि स्वामी जो हैं, बड़े जो डॉक्टर साहब हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं कि वो केस गया तो कहाँ गया मेनिंजाइटिस का। वे लोग उनके परिचित हैं, वे लोग उनके क्या हैं? परिचित हैं, है ना। हो सकता है, मैं क्या जानूं, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास आई, हो सकता है उनके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। ठीक है, 7 रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड हैं। किस केस में? मेनिंजाइटिस में। ठीक है, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। वल्ली अमाल किनके रिश्तेदार थे? सवाल यहाँ से भी आएगा। ठीक है, वल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अकेले अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करें। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था, डरा दिया था। वहाँ की दूषित वायु और सुगंधी जो थी काफ़ी गंदा था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकाकर छोड़कर वह लोग अस्पताल से बाहर आई और पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। यहाँ से सवाल 1 नंबर का पूछा जाएगा कि वल्ली अमाल जब अस्पताल से बाहर लौटी थी तो किस रंग के रिक्शा पे बैठी थी। ठीक है, रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा था। और रिक्शे वाले को कहाँ चलने के लिए कहा? बस अड्डा। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, बताइए, रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोल रहा है।
समझ गए? कल सुबह 7 बजे तब तक वह लड़की मर जाएगी। अच्छा एक मिनट, यहाँ नहीं, रिक्शे वाले नहीं, व्हाट नॉनसेंस। जब ये पता चला कि ये जो केस था मेनिंजाइटिस का वो मिस हो चुका है, यहाँ पे कोई ऐसा रोगी नहीं है, तो बड़े डॉक्टर कहते व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7 बजे सब तब तक लड़की मर जाएगी। ठीक है ना, 7:30 बजे तक आएगी तो तब तक लड़की मर जाएगी। केस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था। डॉक्टर धनशेखरन आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, खुद से जाकर के ओपीडी में जाकर के देखिए, है ना, वह कहीं होगी। इन दुष्टों को वार्ड में कोई बेड खाली ही नहीं है, तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया कि ये केस किसी तरह मिस नहीं होना चाहिए, ये सुबह होते होते कल मर जाएगी। ठीक है, डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब उस वह जो बेड एक खाली पड़ा है वो किसी के लिए रिजर्व है। आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता हूँ। आई वांट दैट गर्ल्स एडमिट नाउ, जल्दी से इसे एडमिट करो इस गर्ल्स को। ठीक है ना, राइट नाउ। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्ला कर नहीं बोले थे, गुस्से में थे डॉक्टर साहब, क्योंकि वो काफ़ी रिश्तेदार भी थे, और रिश्तेदार थी वो वल्ली अमाल। अतः डॉक्टर धनशेखरन पाल और हेड नर्स मिरांडा, हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा था। यहाँ से भी 1 नंबर सवाल आएगा। सभी घबराकर वल्ली अमाल को खोजने ओपीडी में चले गए, ऑपरेशन जो रूम होता है, की ओर दौड़े। इस मामूली बुखार, इसे मामूली बुखार तो ही है। अब वल्ली अमाल ये सोच रही है, वहाँ से जब निकल गई तो वल्ली अमाल सोच रही है कि पपाती को मामूली सा एक बुखार है। ठीक है, वापस मुनांडी पट्टी ले चलती हूँ। फिर से कहाँ ले जाने का फैसला किया? मुनांडी पट्टी, जहाँ से वो चलकर आई थी। वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डरा कर मदुरै जाने को कहा था। इसके साथ माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी। और क्या कही वल्ली अमाल कि अब गांव ले चलती हूँ, वैद्य जी को दिखा दूंगी, इसके माथे पर खड़िया लेप चढ़ा दूंगी, ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर के दोनों हाथों में रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। ठीक है, ये कहानी समाप्त हो गया। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिली कि इस आधुनिक जीवन में अगर पढ़े लिखे ना होना कितनी बड़ी गुनाह की बात है, आप समझ सकते हैं। सवाल है, देखिए, बोध और अभ्यास। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। अगला सवाल है, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो आप कहानी समझ रहे हैं। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? विचार कीजिए। बड़े डॉक्टर के आदेश बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण करना है और कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। यह आपका होमवर्क में रहेगा, आप खुद से बना के लाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा तो लिखवाया ही जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वर्णिका का सेकेंड लास्ट था, है ना। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका का अंतिम लास्ट चैप्टर, जो है लास्ट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, और ये बुक समाप्त हो जाएगी।